इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। उत्तरकाशी में जारी ऑपरेशन टनल से जुड़ी बड़ी अपडेट है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव उत्तरकाशी पहुंचे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेंगे पीके मिश्रा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी मौजूद हैं और इसके साथ अब पीके मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव है प्रधानमंत्री के और उनकी ओर से वो वहां पर ग्राउंड पर हो रही हलचलों पे लगातार नजर बनाएंगे। हालांकि फोन के जरिए अपडेट्स और जानकारी रिपोर्ट्स उनके पास थी, लेकिन अब वो खुद मौजूद रहेंगे तो लगातार अपडेट्स के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा के विश्वस्त अधिकारी उत्तरकाशी पहुंचे हैं। इस ऑपरेशन का जायजा लेंगे वो, और वहां पर पहले से मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी। और आज एबीपी रिपोर्टर में सबसे पहले बात होगी उत्तरकाशी में जारी ऑपरेशन जिंदगी की। 41 मजदूरों को बचाने की जद्दोजहद। बिल्कुल, मजदूरों को सुरंग से निकालने की कोशिश का 16वां दिन है, लेकिन 16 दिन बाद भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। पूरा देश 16 दिन से दिन रात यही दुआ मांग रहा है कि उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूर सही सलामत बाहर आए, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। बिल्कुल, 12 नवंबर के बाद से हर दिन की शुरुआत इस उम्मीद से होती है कि आज कामयाबी मिलेगी, आज 41 मजदूर सुरंग से निकाल लिए जाएंगे। इसी उम्मीद के सहारे एक एक करके 15 दिन बीत चुके हैं और अभी भी सब कुछ उम्मीद पर ही टिका हुआ है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जो अब तक हुआ है उन सब को बयान करती है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पहुंचे हैं। एक तस्वीर सामने आई है, सबका ध्यान इस ओर गया है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने टनल पर पहुंचे हैं और फिलहाल आपको सीधा वहीं लिए चलते हैं। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी वहां से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। वहां जो कुछ हो रहा है अंकित बताने के लिए बिल्कुल तैयार है, दिखाने के लिए भी तैयार है। बताइए और दिखाइए अंकित। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी तस्वीर आपको दिखाता हूं। देखिए सामने किस तरीके से जो मैनुअल ड्रिलिंग की हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे ना कि कब शुरू होगी, क्या होगा। देखिए अब वो सामने कुछ लोगों को खड़ा किया गया है और उसके सामने आपको एक डिजाइन नजर आ रहा है, एक कागज लगा हुआ है। कागज पर पूरा जो है नक्शा तैयार किया गया है और उस नक्शे के साथ में कुछ फोटोग्राफ्स हैं। हालांकि वो गाड़ी सामने आ गई है, लेकिन उसके साथ में जो एक जो है वहां पर जो कुछ लोग खड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो मैनुअल वर्कर्स हैं जो कि अंदर जाएंगे मैनुअल ड्रिलिंग के लिए और बाकायदा उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। वहां पर सेना के जवान हैं जो कि सुपरवाइज करेंगे इस ऑपरेशन को। देखिए अब हम कोशिश कर रहे हैं कि करीब से आपको वो तस्वीरें दिखा सकें, वो नक्शा दिखा सकें, जो एक पूरा जो प्लान तैयार किया गया है। उस प्लान के आधार पर जो सामने लोग खड़े हुए हैं जो कि मैनुअल ड्रिलिंग का काम करेंगे, उनको बाकायदा ब्रीफिंग दी जा रही है कि आपको अंदर जाना है, आपको किस तरीके से अंदर जाकर के जो रेस्क्यू टनल के अंदर जो काम करना है वो आपको मैनुअल ड्रिलिंग करनी है। और इस वजह से आज की लिहाज से ये तस्वीर बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि ऑगर मशीन फंस जाने के बाद में अब मैनुअल ड्रिलिंग से काम होगा और अब ये इन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है जिनको आगे लाया गया है। 18 से 20 लोगों की ऐसी टीम है जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन देखिए सामने एक तरफ जो सेना के जवान हैं जिनके सुपरविजन में ये पूरा जो है प्लान तैयार किया गया है और उसी आधार पर देखिए सेना के जवान जहां खड़े हुए हैं वहीं पर आपको फोटोग्राफ्स भी नजर आ रही हैं। वहां पर एक पूरा लेआउट प्लान नजर आ रहा है और उसके सामने जो लोग खड़े हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की, मैनुअल ड्रिलिंग को आगे बढ़ाने की। तो इस वक्त के लिए ग्राउंड जीरो से सबसे बड़ी खबर यही है कि जो मैनुअल ड्रिलिंग का काम है कुछ देर में शुरू होगा और जो लोग ये काम करेंगे उनको बाकायदा ब्रीफ कर दिया गया है और किया जा रहा है। बिल्कुल 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 अंकित, हम देख पा रहे हैं कि उन लोगों को ब्रीफ किया जा रहा है, लेआउट प्लान वहां पर है, कुछ फोटोग्राफ्स वहां पे है और उनको विस्तार से बताया जा रहा है कि कैसे ये ड्रिलिंग आगे मैनुअली करनी है। बिल्कुल, और मैनुअल ड्रिल का काम चैलेंजिंग रहने वाला है क्योंकि उस टनल में 2 लोगों के जाने के बाद हाथ से इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके गैस कटर की मदद से ये काम किया जाएगा। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर उत्तरकाशी रेस्क्यू साइट से बड़ी खबर मिल रही है। दर्शकों को बताते चले, अभी हमारे सहयोगी ने ये बताया किस तरीके से ब्रीफ किया जा रहा था। मैनुअल ड्रिलिंग का काम बस अब किसी भी वक्त तस्वीर बदल जाएगी, वो तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। जो पूरी टीम है उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है कि कब मैनुअल ड्रिलिंग कैसे शुरू करनी है और ये वक्त बहुत नजदीक है। मैनुअल ड्रिलिंग के साथ ही स्लो ही सही लेकिन सुरंग से मलबे को हटाने का काम शुरू होगा। जिस मशीन को लेकर के, ऑगर मशीन को लेकर, अमेरिकी भारी भरकम मशीन को लेकर उम्मीद जताई गई थी, उस मशीन के फंसने के बाद वो एक चैलेंज बनी। उस चैलेंज से हटने के बाद जब अब
तस्वीर बदल चुकी है। वहीं हम आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता, जहां पर अब तस्वीर दो तरीके की दिखाई दे रही है। अंकित, आपने जो तस्वीर दिखाई, एक तरफ तो वहां पर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है कि कैसे मैनुअल ड्रिलिंग होगी, तो दूसरी तरफ बौखनाक देवता, जिनकी बारे में लगातार एबीपी न्यूज दिखाते रहा है, तस्वीरों को भी दिखाया है, उनकी भी तस्वीरों पे कुछ बदलाव दिखाई दे रही है, हलचल दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और काफी दिलचस्प है। और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनमें एक कौतूहल का विषय है। सहयोगी कैमरा पर्सन संजीव की मदद से पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं और क्यों ये चर्चा का विषय है। देखिए, बाबा बौखनाथ का जो मंदिर था, जो तोड़ दिया गया था, उसकी जगह एक अस्थायी मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन उसके पीछे जो ये तस्वीर है, इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। यहाँ पर जो तमाम लोग जो काम कर रहे हैं उनके बीच में भी, और जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों से हम जानते हैं कि आखिर ये जो पीछे आकृति है, इसको लेकर के क्या चर्चा है। एक ऐसे स्थानीय जो व्यक्ति हमारे साथ में है, आप यहीं पर आसपास रहते हैं? जी हाँ सर। ये बताइए, पीछे ये पानी का जो है रिसाव हुआ है, लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है? आज 16 दिन है, शुभ का दिन है ये हमारे। आज के दिन में हमारे भोले बाबा प्रकट हो गए हैं और अब हमें ये लगता है कि भोले बाबा के आशीर्वाद से जो लोग ये अंदर जा रहे हैं ड्रिलिंग के लिए, आज शुभ दिन है, 16 दिन है, ये शुभ दिन है और भोले बाबा का आशीर्वाद जल्दी से जल्दी होने वाला है। वैसे तो ये पानी का रिसाव हुआ है, लेकिन आप लोगों को भोलेनाथ की आकृति नजर भोलेनाथ की, बिल्कुल भोलेनाथ की आकृति है, ये प्रकट हो गया भोले बाबा। जय भोले बाबा की जय। वैसे तो जो है यहाँ पर तो पीछे से पानी का रिसाव है, लेकिन आप लोगों को क्यों लग रहा है कि भोलेनाथ का अब आशीर्वाद मिल गया है? जो बाबा बौखनाथ नाराज हुए थे, जिसके चलते आप लोग लगातार कह रहे थे ये जो घटना हुई है, अब बाबा का आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद, खुद बाबा यहाँ प्रकट हो गए। जी हाँ, ये भोले बाबा जो है प्रकट हो गया है। और जो हमारा बौखनाथ जी नाराज थे, जो ये बौखनाथ जी का छोटा सा मंदिर जो है वो तोड़ा गया था, उसको जो है फिर वो वहाँ पे बनाया जा रहा है। उसी के पीछे जो है वो भोले बाबा प्रकट हो गया है। जय भोले बाबा की जय। भोले बाबा की इस तरीके के यहाँ पर जयकारे लग रहे अंकित, ये हैं बहुत और दिलचस्प है। जो स्थानीय लोग हैं, देखिए अंकित, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, मंदिर टूटा, उसके बाद वो मंदिर बना और संजोग है कि पीछे पानी के रिसाव से एक आकृति बनी है और उसके बारे में स्थानीय लोग ऐसी राय रखते हैं। और ऐसी घटनाओं से आस्था जो स्थानीय लोगों की है, और जो लोग भी आस्था मानते हैं, स्थानीय राजेंद्र इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि वहां जनरल वीके सिंह की भी तस्वीर आई थी, थोड़ी देर पहले उन्होंने दर्शन किया था। अंकित, बिल्कुल, जनरल वीके सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं और बाबा बौखनाथ के यहाँ पर दर्शन किए हैं। और आज जैसे हमको पता है कि सोमवार का दिन है, 16वां दिन है, और जो स्थानीय लोग हैं, जब हम उनसे चर्चा कर रहे हैं तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए, 16 सोमवार का लोग व्रत रखते हैं, किसके लिए? शिव जी के लिए। आज देव दीपावली का पर्व है, वो जो है एक काफी महत्वपूर्ण दिन है, 16वां दिन है, सोमवार का दिन है। तो ये तमाम चीजें हैं जो स्थानीय लोग उस घटनाक्रम को जोड़ रहे हैं। और आस्था यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो साफ तौर पर आस्था यहाँ पर जो एक तरीके से भारी होती नजर आ रही है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि विज्ञान अपना काम कर रहा है, ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है, वर्टिकल ड्रिलिंग, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, तमाम चीजें। लेकिन जो खुद केंद्रीय मंत्री हैं वीके सिंह, वो बाबा बौखनाथ के मंदिर पे पहुंचते हैं, वो यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। इससे पहले हमने देखा था जो आर्नोल्ड थे, जो वो यहाँ पर आए थे। बिल्कुल, आपको रोक रहे हैं अंकित, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग में अब इस वक्त एक दिक्कत की खबर मिल रही है। 25 मीटर के करीब वर्टिकल ड्रिलिंग की गई थी, लेकिन ड्रिलिंग के दौरान पानी का रिसाव और इस वजह से वर्टिकल ड्रिलिंग में चैलेंजेस। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी संजय का, जो इस वक्त नजर बनाए हुए हैं, ग्राउंड पर हैं। संजय, क्या रिपोर्ट आ रही है वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर के? देखिए, वर्टिकल ड्रिलिंग में दो तरह की ड्रिलिंग की जा रही है, एक 8 mm की है और दूसरा लगभग 24 इंच की है। वर्टिकल ड्रिलिंग में जो 24 इंच वाला पार्ट है वो 30 मीटर के आसपास ज़मीन में जा चुका है, और जो 8 mm का है वो 75 मीटर जा चुका है। 75 मीटर जाने के बाद में पानी का स्रोत मिल गया है, जिस कारण से वो ड्रिलिंग रोक दी गई है। 83 मीटर का टोटल ड्रिलिंग होना है। 8 इंच का, क्षमा कीजिएगा, जो पाइप है उसको लाइफलाइन के तौर पर डाला जा रहा है, जो खाने पीने की और दूसरी ज़रूरत की सामान है वो उससे भेजा जाएगा। और जो 24 इंच का ड्रिल है उससे जो ड्रिलिंग की जा रही है उससे मजदूरों को निकाला जाएगा। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जिस तरह की लिफ्ट लगा करके मजदूरों को ऊपर नीचे भेजा जाता है, उसी तरह की लिफ्ट यहाँ पर लगाई जाएगी, जिसके बाद श्रमिकों को बाहर निकाला जाए। लेकिन उसके लिए 83 मीटर की ड्रिलिंग की आवश्यकता।
आवश्यकता है। लेकिन अभी तक जो ड्रिलिंग हुई है वो मात्र 30 से 32 मीटर के आसपास हुई है, तो अभी बड़ा टारगेट है। जो सामने की ओर सिलक्यारा टनल की ओर से ड्रिलिंग का काम किया जा रहा था, जहां 800 mm का पाइप डाला गया था, वहां ऑगर मशीन के जो ब्लेड्स थे वो फंस गए थे, उनको निकाल लिया गया है। लेकिन संजय, आपने विस्तार से बताया। इसी बीच में एक और बड़ी अपडेट, और इसके लिए रोक रहे हैं आपको। ये जो हिस्सा टनल के अंदर फंसा हुआ था ऑगर मशीन का, अच्छी खबर यह है कि उसको प्लाज्मा कटर मशीन से काटकर बाहर निकाल लिया गया है और इससे मैनुअल ड्रिलिंग का रास्ता साफ हो गया है। थोड़ी देर में सेना की टीम मैनुअल ड्रिलिंग शुरू कर सकती है। उसकी तस्वीरें हम आपके साथ दिखाई आपको। दीपक रावत हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और डिटेल हमें देने वाले हैं इसी बाबत। दीपक जी देखिए, अभी तक हम जो तस्वीरें देख रहे थे उसमें से एक अलग तस्वीर आई है जो चिंता का विषय है। मैं वो तस्वीर आपको दिखा देता हूं। टनल का ऊपरी हिस्सा आप देखें तो उसमें पानी का रिसाव आपको नजर आएगा। अभी थोड़ी देर पहले जो अंकित आपको दिखा रहे थे कि लोग उसे नीचे जो बनी आकृति उसे भगवान के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन ऊपर की तरफ आप देखें तो ऐसे ही ये पानी लगातार रिसता हुआ नजर आ रहा है। और इसके पीछे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जहां ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही थी तो 70-60 मीटर के आसपास जब 8 इंच चौड़ा पाइप डाला गया तो नीचे काफ़ी ज़्यादा पानी नजर आया, जिसके बाद से ऊपर से ड्रिलिंग बंद कर दी गई। वो 8 इंच चौड़ा पाइप नीचे नहीं डाला जा रहा है। तो इसको देखकर अब चिंता इस बात को लेकर बढ़ गई है कि अगर बीच में बहुत ज़्यादा पाइप है और हम लगातार इस तरीके से ड्रिलिंग करते रहे, वाइब्रेशन करते रहे, तो ये पानी किसी तरह से अंदर जो लोग फंसे हुए हैं 41 लोग उन तक पहुंच सकता है और उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। यही वजह है कि अब इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। एक्सपर्ट्स की टीम लगातार ये देख रही है ऊपर जाकर कि आखिर पानी का रिसाव कैसे हो रहा है, कहां पर हो रहा है, कितना पानी है, इन तमाम चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। तो लगातार अलग अलग चीजें नजर आती हैं। कभी लगता है कि हम बहुत कामयाबी के बिल्कुल नजदीक हैं, लेकिन कभी कभी परेशानियां इतनी बड़ी नजर आती हैं कि लगता है कि आखिर कितने दिन और लग जाएंगे इन 41 लोगों को बाहर निकालने में, और ये मुसीबत लगातार आती जा रही है। सही कहा आपने दीपक, ये उतार चढ़ाव भरा ये ऑपरेशन है, 16वां दिन है और अलग अलग चुनौतियां अलग अलग तरीके के सामने आती हैं। बिल्कुल, और इन्हीं चुनौतियों से पार पाने की एक उम्मीद है, जिस उम्मीद में न सिर्फ घर वाले बल्कि पूरे देश के लोग इस वक्त निगाहें टिकाए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ये देश की राजधानी दिल्ली से है। खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला के 2 शार्प शूटर्स को दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जानकारी मिली थी कि मयूर विहार के आसपास डल्ला के 2 शूटर्स मौजूद थे। पुलिस ने घेराबंदी की तो पुलिस पर हमला बोला गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और एक को पैर में गोली लगी है। ये ताजा अपडेट, ये बड़ी अपडेट इस वक्त की। स्पेशल सेल ने 2 शूटर्स को, 2 खालिस्तानी आतंकियों के 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है एनकाउंटर के बाद। एक के पैर में गोली लगी है। अर्शदीप डल्ला के 2 शार्प शूटर्स गिरफ्तार किए गए, दोनों के साथ एनकाउंटर हुआ। बिल्कुल, दिल्ली के मयूर विहार के पास दोनों शूटर्स के साथ एनकाउंटर हुआ। देखिए मनोज वर्मा हमारे सहयोगी, इनकी ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रविवार रात एक एनकाउंटर के बाद खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप उर्फ डल्ला के 2 एसोसिएट्स को गिरफ्तार किया है। दरअसल स्पेशल सेल की टीम को जानकारी मिली थी कि अर्शदीप डल्ला के जो 2 शूटर्स हैं वो मयूर विहार इलाके में आने वाले हैं। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस की टीम यहीं मयूर विहार फ्लाईओवर के पास पहुंची। दोनों शूटर्स यहीं बाइक पर इस रास्ते से आ रहे थे और जब पुलिस ने दोनों को रुकने का इशारा किया, अपने आप को फंसता देख दोनों शूटर्स ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और इस फायरिंग में एक शूटर के पैर में गोली भी लगी है। और ये एनकाउंटर काफी बड़ा था क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीरों में 16 राउंड जो गोलियां थी वो दोनों तरफ से यहां पर चली हैं। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, दोनों से पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक स्पेशल सेल के सूत्रों ने बताया कि जो दोनों शूटर्स थे वो दिल्ली में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। इसके अलावा एक पंजाबी सिंगर भी इनके निशाने पर था। इतना ही नहीं, दोनों पंजाब में एक केस में पैरोल पर फरार चल रहे थे। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है और यही जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार दिल्ली के अंदर वो कौन से लोग थे जो इनके टारगेट पर थे और इसके अलावा वो पंजाबी सिंगर कौन था जो इनके टारगेट पर था। दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बताना चाहूंगा कि जो अर्शदीप डल्ला खालिस्तानी आतंकी है वो कनाडा में बैठकर ऑपरेट करता है और जो उसके एसोसिएट्स हैं वो भारत में अलग अलग गतिविधियों को अंजाम देते हैं। फिलहाल दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रगति मैदान के पास एनकाउंटर के बाद 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया था। यानी कि अर्शदीप डल्ला बैठा तो कनाडा में है लेकिन भारत में जो उसकी गतिविधियां हैं गैर कानूनी वो लगातार चलती रहती हैं। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो किस बड़ी वारदात को दिल्ली में अंजाम देने वाले थे। कैमरामैन अजीत चाको के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज,
दिल्ली। यूपी के प्रयागराज में इलेक्ट्रिक बस के कंडक्टर पर जानलेवा हमले के मामले की जांच जारी है और इस वारदात की पड़ताल में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। और इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि आरोपी लारेब ने यूट्यूब पर तालिबानी सजा के वीडियो देखे। जांच एजेंसियों को इस बात का शक है कि लारेब बस कंडक्टर का सिर तन से जुदा करना चाहता था और इसके लिए बाकायदा उसने चापड़ से घर में वीडियो देखकर हमले की प्रैक्टिस भी की थी। तो ये बड़ी खबर, आरोपी लारेब हाशमी को लेकर यह बड़ा खुलासा। तालिबान के वीडियोस देखता था लारेब, उनकी सजा देने के तरीके को वीडियोस में देखा उसने और उसके बाद चापड़ से घर में उसने प्रैक्टिस की कि कैसे हमला किया जा सकता है और फिर उसी ने उसको ही एग्जीक्यूट करने की कोशिश की कंडक्टर पर। तो ये बड़ा खुलासा कंडक्टर पर हमले के मामले में। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी वरुण जैन का और जानकारी लेते हैं कि अब जब जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और एक तरफ अस्पताल में है लारेब, कुछ और अपडेट दोनों तरफ से वरुण। देखिए बिल्कुल, अब जो पुलिस है उसकी जांच का दायरा एक अलग दिशा के अंदर जा रहा है। ये साफ हो चुका है कि कंडक्टर से पैसों को लेकर कोई पुराना झगड़ा नहीं था, ये एक लोन वुल्फ अटैक था। जिस तरीके से लैपटॉप से, मोबाइल से और लारेब की जो घर से बरामद 3 डायरी है उससे एविडेंस मिले हैं, उससे पता चल रहा है कि लारेब लगातार तालिबान से जुड़ी जो सर कलम करने की वीडियोस है वो देख रहा था। कट्टरपंथी विचारधारा के जो मौलवी हैं उनकी तकरीरें सुनता था। जो इजराइल और हमास से जुड़े जो ये लड़ाई हो रही है उसके जो वीडियोस है वो लगातार देख रहा था। तो कहीं ना कहीं वो कट्टरपंथ और जिहाद के रास्ते पर चल चुका था और वहीं से उसने सर को तन से जुदा करने की जो पूरी ट्रेनिंग है या ये कहें कि किस तरीके से हमला किया जाना चाहिए वो सीखा था। और ये पूरा का पूरा हमला सर तन से जुदा करने की साजिश थी और एक लोन वुल्फ अटैक था। लेकिन क्या लारेब सेल्फ रिडिकुलाइज था? वो इस तरह की वीडियो देखकर खुद ही कट्टरवाद के रास्ते पर था या उसके पीछे कोई बड़ा आतंकी कनेक्शन है? क्योंकि पाकिस्तान के मौलवियों की वीडियो देख रहा था, तो क्या पाकिस्तानी कनेक्शन है? क्या हाल ही में इस तरीके के जो हमले हुए हैं तो क्या उनसे इसका पूरा कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ है या फिर वो सेल्फ रिडिकुलाइज था? अब इन 3 एंगल पर जो पुलिस है उसकी जांच आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो जांच आगे बढ़ रही है उनमें कहीं चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जी वरुण, आप कह रहे हैं कि 3 एंगल्स पे जांच चल रही है। ये बताइए कि जो टीम ये पूछताछ कर रही है लारेब से, उस टीम में कौन कौन से मेंबर्स हैं, ये पूछताछ कैसे की जा रही है और किन चीज़ों को लेकर ये पूछताछ की जा रही है, किन बातों को साथ में रखकर ये पूछताछ की जा रही है? देखिए, जैसे मैंने बताया कुछ इनिशियल एविडेंसेस इस तरीके से मिल गए हैं जिससे ये साफ हो चुका है कि लारेब कट्टरवाद और जिहाद के रास्ते पर चल पड़ा था। फिलहाल उसको जुडिशियल कस्टडी पर भेजा गया है और अब पुलिस जो है उसके परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है, कॉलेज के जो उसके दोस्त हैं उनसे पूछताछ कर रही है, उसके गांव के जो लोग हैं किन किन के लोगों के संपर्क में था उनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही जो लारेब है उसके मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप को तो फोरेंसिक जांच के लिए भेजा ही गया है। साथ ही जो ट्रैवल हिस्ट्री है लारेब की वो भी पिछले 6 महीने 1 साल की पता की जा रही है कि ऐसा तो नहीं इस पिछले कुछ समय के अंदर लारेब कुछ आतंकी संगठनों से या उससे जुड़े लोगों से मिला हो, वो कहाँ गया था, कहीं ऐसा तो नहीं उसे इस तरीके के लोन वुल्फ अटैक करने की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई हो। क्योंकि पुलिस को इस बात का भी शक है कि वीडियोस जरूर देखता था, हो सकता है सेल्फ रिडिकुलाइज हो, लेकिन इस बात की भी संभावनाएं हैं कि वो किसी आतंकी संगठन या संदिग्ध लोगों के संपर्क में हो। तो फिलहाल पुलिस इन सभी, चाहे उसकी कॉल हिस्ट्री हो, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, उसके स्कूल कॉलेजेस के दोस्तों, गांव के परिवार के जो लोग हैं उन सब से पूछताछ करके अब आगे कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। साथ ही उसकी इंटरनेट हिस्ट्री भी बेहद चौंकाने वाली है। कई लोगों के संपर्क में था, जो वीडियोस है वो भी पता चला उसकी इंटरनेट हिस्ट्री से। तो अभी इन्हीं सभी एंगल्स को जोड़कर ये चीज़ें अब आगे साफ हो पाएगी कि ये सेल्फ रिडिकुलाइज था या किसी आतंकी संगठन से जुड़ा था, लोन वुल्फ अटैक की उसने इंटरनेट से ट्रेनिंग ली थी या फिर बाकायदा इसके लिए वो कहीं गया था। आप हमारे साथ बने रहे वरुण। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, लारेब के आतंकी संगठन से कनेक्शन की जांच और आतंकी कनेक्शन की जांच कर रही एटीएस टीम। बस कंडक्टर पर हमला, लोन वुल्फ अटैक, ये एटीएस की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है। लोन वुल्फ अटैक की आतंकी संगठन ट्रेनिंग देते हैं। लारेब के मोबाइल लैपटॉप की जांच के लिए इसे फोरेंसिक लैब भेजा जा चुका है, लेकिन एटीएस की तरफ से ये बड़ी जानकारी एटीएस को हाथ लगी है। लोन वुल्फ अटैक
ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप से कोई सीखे। आतंकी संगठन की हेल्प लेनी होती है, ट्रेनिंग लेनी होती है। तो ये बड़ी अपडेट है। इसके लिए हम सीधा रुख करते हैं वरुण का, जो लगातार इस खबर को नजदीक से देख रहे हैं। अब ये बताइए कि जब ये जानकारी हाथ लग जाती है वरुण, एटीएस को, कि ये लोन वुल्फ अटैक है, इसके बाद आगे कौन कौन से स्टेप होते हैं ये क्रॉस चेक करने के लिए, या फिर अब अगले स्टेप पर ही जांच पहुंच जाएगी? देखिए, क्योंकि जिस तरीके से पूरा का पूरा कंडक्ट था कि एक चॉपर का इस्तेमाल करने के बाद वहां से भागते हुए धार्मिक नारे लगाना और अपना वीडियो बनाकर ये बात कहना कि जो कंडक्टर था उसने इस्लाम धर्म के खिलाफ कुछ इस तरह की टिप्पणी की थी, इसलिए उसे अपनी गलती का कोई भी पछतावा नहीं है। कहीं ना कहीं वो इस अटैक के जरिए जो आरोपी था वो समाज को या एक दूर तक एक मैसेज कन्वे करना चाहता था और उसी के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। तो ये पूरा का पूरा जो तरीका है और जिस तरीके से चापर से गर्दन पर वार किया गया वो साफ है कि उसको ट्रेनिंग दी गई थी और ये इस तरह का हमला लोन वुल्फ अटैक होता है। तो आखिरकार वो कौन हो गए जिसने ट्रेनिंग दी? इसका मतलब क्या उसको ब्रेन वॉश किया गया लारेब का? कुछ लोग उसके संपर्क में थे, उसे ब्रेन वॉश कर रहे थे और फिर लारेब के जरिए इस तरह का ये हमला कराया गया। तो इसीलिए अब एटीएस का जो जांच का दायरा है वो इस बात की तरफ बढ़ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि लारेब के साथ बड़ी संख्या में एक पूरी चेन, एक पूरा कनेक्शन, एक पूरा संगठन जुड़ा हुआ और वो हाथ से निकल जाए। तो अभी फिलहाल लारेब को जेसी जरूर भेजा गया है, लेकिन उसका मोबाइल, उसकी वो 3 डायरी जिसके अंदर उर्दू में और अरबी में कई चीजें लिखी है, वो अरबी का जो कंटेंट है उसका भी ट्रांसलेशन कराया जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लारेब ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जो लगाया हुआ था वो भी अरबी में था और जब पुलिस ने पता लगाया कि अरबी में क्या लिखा है तो पता चला उसके अंदर ये बात लिखी है कि जो रसूल के खिलाफ है उनका कत्ल कर देना चाहिए। तो फिर कई ऐसे कंटेंट है जिनका ट्रांसलेशन कराया जाएगा, तब आगे पता चलेगी कि इसके तार आगे कहां तक जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और इसमें गहराई कितनी है। बहरहाल कुछ और तथ्य बता दे अपने दर्शकों को। 25 नवंबर की तारीख, जगह थी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। आपको बताते हैं क्या हुआ वहां पर। बस कंडक्टर पर जानलेवा हमला हुआ। वारदात हुई एक इलेक्ट्रिक बस में जिसके कंडक्टर पर जानलेवा हमला हुआ। इसका आरोपी कौन है? इसका आरोपी इंजीनियरिंग का छात्र लारेब हाशमी है। पुलिस का एक्शन हुआ, एनकाउंटर में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वारदात के बाद एटीएस की टीम जांच में जुटी हुई है और पड़ताल के पहलू लारेब के मोबाइल को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है जांच के लिए। क्या क्या खुलासे हुए हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। वारदात से 2 दिन पहले रेकी की थी लारेब हाशमी ने। तालिबान से जुड़े और तालिबानी सजा जो होती है उससे जुड़े वीडियोस देखा करता था। यूट्यूब पर वीडियो देखकर हमले का शक है एटीएस को। कंप्यूटर पर भड़काऊ भाषण भी सुनता था लारेब हाशमी। तो ये इस पूरे प्रकरण से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बिल्कुल, तो ये एबीसीडी है इस पूरे मामले की। वरुण हमारे सहयोगी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। वरुण, आपका शुक्रिया। फिलहाल बस में कंडक्टर पर जानलेवा हमले के आरोपी लारेब हाशमी के घर और पोल्ट्री फार्म जो कि उसके फैमिली के लोग चलाते हैं, दोनों पर ताला लटका हुआ है। परिवार के सभी लोग घर और फार्म को छोड़ करके फरार हैं। बताया ये जा रहा है कि आरोपी ने अपने पोल्ट्री फार्म में इस्तेमाल किए जाने वाले चापर से ही वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि आसपास के लोग इस मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं लारेब हाशमी के घर और पोल्ट्री फार्म पर। वो लारेब हाशमी जिसने जिहादी नारे लगाते हुए इलेक्ट्रिक बस के कंडक्टर पर चापड़ से जानलेवा हमला किया था। प्रयागराज शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर सोरांव थाना क्षेत्र का ये हाजीगंज कस्बा है। उसमें आप देख सकते हैं कि ये एक गांव के अंदर बना हुआ आलीशान घर है और ये बगल में जो है ये मीट शॉप है। और अगर पीछे की तरफ हम दिखाएं तो एक बड़ा पोल्ट्री फार्म यहाँ पर है जिसमें कई सौ मुर्गे मुर्गियां पाली जाती थीं। परिवार का जो है यही कारोबार था। हालांकि लारेब हाशमी का जो पैतृक घर है वो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर गांव के अंदर है, लेकिन उसके पिता ने यहीं पर एक घर बनवा लिया था। और ये बाहर की तरफ जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर मीट की शॉप थी। जब से ये वारदात हुई है, वारदात के बाद से
पूरा परिवार फरार है, घर पर ताला लटका हुआ है। समझा जा सकता है कि ये ताला लारेब हाशमी के परिवार वालों की तरफ से लगाया गया होगा, लेकिन एक ताला यहाँ पर और लगा हुआ है, नया ताला है, ये चेन लगी हुई है। अनुमान ये लगाया जाता है कि ये ताला पुलिस की तरफ से लगाया गया होगा या किसी दूसरी जांच एजेंसी की तरफ से लगाया गया होगा, ताकि परिवार का कोई सदस्य अंदर ना दाखिल हो सके, जो सबूत हैं उनसे छेड़छाड़ ना की जा सके। जिस तरीके की बातें सामने आई हैं अब तक के इन्वेस्टिगेशन में, वो चीज़ें बेहद चौंकाने वाली हैं। उसका पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है, उसका आतंकी कनेक्शन सामने आया है, और जिस तरीके से उसने जिहादी नारे लगाए थे, जिस तरीके से जिहादी नारे लगाकर उसने वारदात को अंजाम दिया था, उसके बाद मामले की जांच एटीएस को सौंपी गई। इसके साथ साथ यूपी पुलिस की टीम भी जो है वो मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। खुलासा करेंगे। जानलेवा हमले के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी लारेब हाशमी ने वारदात को अंजाम देने से 2 दिन पहले तक रेकी की थी, और बस कंडक्टर से विवाद होने के बाद तक लारेब ने रेकी करते हुए देखा कि भीड़ कहां कम और कहां पर ज्यादा रहती है, और इसके लिए हाशमी ने बाकायदा 2 दिन तक बस का रूट भी फॉलो किया था। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की इसी इलेक्ट्रिक बस के अंदर कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा का सर तन से जुदा करने की साजिश लारेब हाशमी ने की थी। बाकायदा कई दिनों तक इस वारदात को अंजाम देने के लिए उसने रेकी की कि यह बस किस स्टॉप पर कितनी देर के लिए रुकती है, और किस स्टॉप के पहुंचने पर इसके अंदर बेहद कम सवारियां होती है। जब लारेब के इंजीनियरिंग कॉलेज को पार कर यह बस करीब आधा किलोमीटर आगे गई, तभी मौका पाते ही लारेब ने जो कंडक्टर हैं हरिकेश विश्वकर्मा, उनके ऊपर चापड़ निकालकर गर्दन पर कई वार कर दिए। आप देख सकते हैं इस वक्त बस के अंदर भी आपको जो खून के धब्बे हैं वो पूरी बस के अंदर कुछ इस तरीके से फैले नजर आएंगे। और ये सामने जो सीट नजर आ रही है, इसी पर जो हरिकेश हैं वो बैठे हुए थे, टिकट काट रहे थे। उनके साथ में उनका एक जानकार भी बैठा था, जिसने बीच बचाव किया और उसमें वो खुद भी घायल हो गया। जो लारेब हाशमी है वो धार्मिक नारे लगाते हुए इस बस से कूदकर फरार हो गया। बाकायदा प्लानिंग की थी लारेब ने, क्योंकि उसे पता था कि इलेक्ट्रिक बस है और इसके दरवाजे ऑटोमेटिक होते हैं। बस स्टैंड पर कुछ ही सेकंड बाद जो कंडक्टर है और ड्राइवर है वो दरवाजों को बंद कर देता है। बाकायदा इस तरीके से प्लानिंग करी कि बस के दरवाजे बंद ना हो पाए, और उसी कुछ चंद मिनटों के अंदर ही वो अपनी वारदात को अंजाम देता है। शुरुआती जांच में पुलिस को लग रहा था कि कंडक्टर के साथ एक पुराना विवाद है पैसों को लेकर, लेकिन जिस तरीके से पुलिस की जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, मामला बेहद संदिग्ध होता जा रहा है, क्योंकि हाईली रेडिकलाइज लारेब हाशमी नजर आ रहा है। लगातार पाकिस्तान में बैठे जो मौलवी है, दूसरे कट्टरपंथी और जिहादी एलिमेंट्स हैं, उनके वीडियो देखता है। अतीक अहमद से इंस्पायर था। पुलिस का शक अब इसी ओर जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक छोटी मोटी घटना ना होकर एक बड़ी आतंकी वारदात हो। कैमरामैन मनोज अधिकारी और अपने सहयोगी मोइन खान के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। और ग्राउंड पर जाकर के जब पड़ोसियों से बातचीत की लारेब के घर के पास रहने वालों से, तो और भी चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। तो देखिए, एबीपी न्यूज की टीम लारेब जो कि आरोपी है उसके गांव पहुंची। प्रयागराज के हाजीगंज में लारेब का पोल्ट्री फार्म है, पास में गांव में ही पुश्तैनी मकान है। लारेब के कुछ परिवार वाले पुश्तैनी मकान में मिले, जिनका कहना यह है कि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वो ऐसे किसी वारदात को अंजाम भी दे सकता है। बिल्कुल, लारेब की ताई ने बातचीत के दौरान बताया कि वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, सिर्फ नमाज पढ़ता था और घर आ जाता था या फिर कॉलेज में रहता था। प्रयागराज के हाजीगंज में लारेब के पैतृक घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये वही उनका पैतृक घर है जहाँ पे उसके पिता भी रहते थे। कभी कभी लारेब भी यहाँ पर आकर रहता था, और उनकी ताई जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो छोटे रहे ने जब से यहाँ से चला गए हैं, यहाँ पर नहीं रहता रहे न। उन लोग 25-26 साल हो गए हुआ रहता रहे न। किस तरह का स्वभाव था? क्या शांत रहता था या एग्रेसिव था? मस्जिद में नमाज पढ़े जहाँ कौनों से बोलत नहीं, आज तक कभी एक चींटी भन नहीं छुआ कि चींटी छू लेता या कोई बच्चन कैसे छू लेता। कभी किसी से झगड़ा नहीं करता? नहीं,
कभी किसी झगड़ा लड़ाई, गांव में पूरे गांव में आप तहकीकात कर लें, कभी नहीं किसी झगड़ा लड़ाई करता रहा। कुछ इस तरह का कभी आभास था कि वो कुछ इस तरीके के जो भाषण है, मौलवियों के जो कट्टर भाषण होते हैं वो सुना करता था, या फिर इस तरह के लोगों के संपर्क में था? ना ही इस तरह के लोग के संपर्क में नहीं रहन साहब का, झूठे कह दी का, झूठ नहीं कहा था। ये ताई जी हैं जिनका ये कहना है कि अक्सर मस्जिद जाया करता था, नमाज पढ़ता था, आसपास लोगों के संपर्क में नहीं रहता था, ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता था। हाजीगंज के हम गांव पहुंचे हैं, कुछ और लोग भी हैं जो कि पड़ोस में ही रहते हैं, उनसे अगर बात करने की कोशिश करें। आप भी सर इधर पड़ोस में ही रहते हैं उसके, जो ये लारेब है जो यहाँ बच्चा? अच्छा, हाँ, यहाँ पे कोई नहीं रहता था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।